जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द 29th एंड 30th ऑफ सितंबर, जो कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एडिटोरियल। तो पहला एडिटोरियल, इनलार्जिंग अ विंडो। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन ने आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था आर्टिकल। कंटेक्स्ट कैसा आर्टिकल का? इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया अमिड्स दी ऑनगोइंग ग्लोबल डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने 4 ऐसी ग्लोबल डेवलपमेंट्स की बात करी और इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस जियोपॉलिटिकल चर्निंग से फायदा उठाने की, ये बात करेगी दोस्तों यहाँ पे। पहली बात, कोई नई बात नहीं है, विड्रॉल ऑफ द यूएस एंड नेटो फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। अब ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, यूएस हैज विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान, वी ऑल नो दैट। अब इसके चलते ऑब्वियसली इट्स अ कंसर्न फॉर इंडिया आल्सो, राइट? बिकॉज इंडिया इज कंसर्न कि अब यूएस के विड्रॉल से, अभी तक तो यूएस वहां पे 20 ईयर से वहां पे अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। नाउ बिकॉज द यूएस हैज विड्रॉन, नाउ इंडियंस, द फियर इन द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज दैट of the threat of the international terrorism which can rise across Afghanistan, because Taliban, it is an apprehension that Taliban might be very soft or might be very friendlier towards groups like Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, the Haqqani network, etc. Right? So opportunity for India, whatever the situation is presently in the context in Afghanistan, even then India must watch this situation very patiently, and last but not the least, it should not abandon the Afghan people at this juncture. So it should protect and help to safeguard and promote the interest of the civil society of Afghanistan. So जो हमने अच्छे people to people contact बना के रखे हैं इतने सालों से, उस पे इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए to further on improve those relations. ठीक है। दूसरी बात, China's regulatory assault against its dynamic private high-tech companies. अब इससे इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, अभी हाल ही में इस साल में हम देखा कि चाइना है, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है, चाइना तो वहां पे जी जिनपिंग तो किसी की नहीं सुनते हैं। ठीक है, ही इज अ वेरी अथॉरिटेटिव लीडर, ही इज अ वेरी अथॉरिटेरियन लीडर। नाउ दी प्राइवेट कंपनीज, उनके लिए जो है वहां पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। और हमने देखा अभी चाइना बहुत ज़्यादा अभी मस्कुलर अप्रोच चूज कर रहा है अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द एजुकेशन टेक स्टार्टअप्स ओवर देयर। अभी रिसेंटली एवरग्रांडे, जो लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है चाइना में, उसको लेके भी चाइना ने काफ़ी मस्कुलर ऐसी अपनी पॉलिसीज यूज़ करी हैं टू कंट्रोल द कंपनी। सो चाइना इज शोइंग अ टेंडेंसी ऑफ कंट्रोलिंग दीज companies, of controlling these foreign investors and trying to again promote and reinvigorate the growth through the state-owned enterprises, which is fine. But now here is an opportunity for India to attract all that capital and technology which is being diverted from China, because these investors from US, from Japan, from other countries, from the European Union, now they are fearing that if we invest in China, what if China again अपनी रेगुलेशन बढ़ा दे हमारी कंपनीज के ऊपर, प्राइवेट कैपिटल के ऊपर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये मौका इंडिया के लिए है टू गेट द कैपिटल जो डाइवर्ट होने की प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम चाइना, एंड अगेन इंडिया कैन बिकम द फल्क्रम ऑफ एशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट अपॉर्चुनिटी कैन कम टू इंडियाज वे। एंड लास्ट की जो 2 जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है वो हमने यहाँ पे क्लब करके लिखी है, अनाउंसमेंट ऑफ ऑकस एंड कमिंग टुगेदर ऑफ क्वाड। ठीक है, अब ऑकस एंड क्वाड को लेके बहुत सारी बात हम कर चुके हैं इन द पास्ट ऑल्सो। इन द पास्ट वीक एंड 10 days, a lot of articles, a lot of news has been revolving around this new alliance of AUKUS and Quad in the light of the recent visit of our Prime Minister to USA as well. Now, अब यहाँ पे मोटी बात ये करी गई है that look, ठीक है, अभी एक सिक्योरिटी अलायंस बन गया है, क्वाड अपनी जगह पे है। क्वाड को लेके पहले चाइना बहुत एप्रीहेंसिव था, अब क्वाड को लेके चाइना अपनी एप्रीहेंशन कम दिखा रहा है, बिकॉज चाइना को ज्यादा जो डर लग रहा है, अब चाइना कहेगा नहीं इस बात को कि हमको डर लग रहा है, बट जो उनको एप्रीहेंशन ज्यादा अब ऑकस को लेके है, बिकॉज ऑकस एक सिक्योरिटी अलायंस है। अब इंडिया तो ऑकस में नहीं है, इंडिया क्वाड में है। इंडिया चाहता था कि क्वाड को भी एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया जाए, बट वो और बात है कि क्वाड अभी एक सिक्योरिटी अलायंस, दूर दूर तक एक सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। बट इंडिया यहां से लेवरेज कैसे उठा सकता है? देखिए, ऑकस का अलायंस बना है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, यूएसए को तो सपोर्ट कर रहा है, बट नाउ अगेन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू से दैट लुक, तो इंडिया चाइना को कह सकता है, देखिए हम तो कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं बना रहे आपके विरुद्ध, हम तो ठीक है, हम तो अभी भी आपके साथ चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे बने रहें। अब इससे चाइना को लगेगा कि अगर इंडिया कोई सिक्योरिटी अलायंस में नहीं है तो मे बी चाइना ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसी ना यूज करे, खास करके वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द एलएसी। ठीक है, सो इट माइट गिव अ लेवरेज टू इंडिया, दैट सेंस इंडिया इज नॉट इन डायरेक्टली अ पार्टनर ऑफ एनी सिक्योरिटी अलायंस विच इज काउंटरिंग चाइना। सो चाइना एंड इंडिया, so there is an opportunity open for the relations of both these countries to be engaging, if not better, but to be engaging, right? And also
इन द लाइट ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स इंडो पैसिफिक अभी थोड़ा सा, अब देखिए फोकस अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर यूएसए का इंडो पैसिफिक में जा रहा है. नाउ इंडो पैसिफिक सीम्स टू बी वेरी अनसर्टेन इन द टाइम. However, in the time to come, India must rise to the occasion and advance its own economic and security interests, especially in the Indo-Pacific region, mobilizing Quad. Okay, चलिए अगला आर्टिकल, मेकिंग हाइड्रोजन इन इंडिया. So this talks about green hydrogen. So what is green hydrogen? Green hydrogen is a zero carbon. So green hydrogen must be a priority. This is the context of this article. Now, what is green hydrogen? Green hydrogen is a zero carbon fuel. कैसे बनता है? दिस इज मेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिन्यूएबल पावर फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी विच स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, आज के टाइम की बात करें, टुडे लेस देन 1% ऑफ वर्ल्ड्स हाइड्रोजन इज ग्रीन. अब हाइड्रोजन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं, ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं. ग्रे हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल और गैस. And this is so this brown or gray hydrogen, this is also produced worldwide, but this is obtained from the fossil fuels. अब hydrogen from fossil fuel अगर obtain करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? लगभग $1 से $2 प्रति केजी. ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कॉस्ट है, दैट इज अराउंड $4 to $6 पर केजी. आने वाले टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन विल बिकम वेरी कंपेटिटिव टू द फॉसिल फ्यूल बेस्ड हाइड्रोजन विच इज द ब्राउन हाइड्रोजन और द ग्रे हाइड्रोजन. सो ग्रीन हाइड्रोजन की आगे आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होने वाली है एंड चांसेस आर दैट ग्रीन हाइड्रोजन माइट आउटप्लेस द ब्राउन एंड ग्रे हाइड्रोजन बाय 2030. Now, what are the challenges involved in terms of green hydrogen? In green hydrogen टेक्नोलॉजी को ऑब्टेन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, क्या क्या चैलेंजेस है उस चीज़ में? तो पहली बात तो कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू हाइड्रोजन, शिपिंग इट, स्टोरिंग इट एंड देन कन्वर्टिंग इट बैक टू द इलेक्ट्रिसिटी. जो डिलीवर्ड एनर्जी है दिस कैन बी बिलो 30% ऑफ व्हाट द इनिशियल इलेक्ट्रिसिटी इनपुट वाज. तो एक तो ये इसका ड्रॉबैक है. दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन की है, क्योंकि हाइड्रोजन का बहुत हाई एनर्जी कंटेंट है पर यूनिट मास कंपेयर टू द नेचुरल गैस. सो उसके लिए हमको बहुत बड़े कंटेनर्स चाहिए होंगे विच विल बी नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग सच हाई एनर्जी कंटेंट हाइड्रोजन. ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंज में, दैट हम जब कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन को लिक्विड में तभी ये ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, तभी इसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट हो पाएगी. बट उसके लिए हमको -253 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी चाहिए होगा. ठीक है, सो दिस इज अ बिग चैलेंज एंड नॉट ऑल कंट्रीज विल फाइंड इट इकोनॉमिकली वाइबल टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज ये जो प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन की, दिस इज सूटेड फॉर दोज कंट्रीज जिनकी हाई गैस प्राइसेस, जहां पे हाई गैस प्राइसेस है एंड जहां पे जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का जो कॉस्ट है वो काफी कम है. तो इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि इंडिया जो है दिस इज आइडियली प्लेस्ड फॉर मेकिंग ग्रीन हाइड्रोजन डोमेस्टिकली. अगर ये है तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? राइट नाउ इफ वी आर ज्योग्राफिकली एंड वी आर प्लेस्ड इन अ गुड कंडीशन इकोनॉमिक वाइज ऑल्सो दैट कि हम ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो उसके चलते वी हैव टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन R&D, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि बाय 2030 ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, विच मीन्स इंडिया हैज द अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर ग्रीन हाइड्रोजन, become the center of the green hydrogen, become the hub of green hydrogen. So इसके चलते हमको R&D में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. और जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो हमको जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स है उसको रिड्यूस करना चाहिए सो दैट इंडिया कैन बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एज वेल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर सो दैट दे कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन. चलिए अगला आर्टिकल, नीट फेल्स द मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट ऑफ मेरिट. तो ये आर्टिकल हिंदू में कल आया था. नीट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी ऑलरेडी पीछे चल रही है. तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने बोला कि नहीं, हम नीट का एग्जाम नहीं होने देंगे, कि इससे जो हमारे स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट बोर्ड से अपना +1 +2 पास करते हैं, दे स्टैंड एट अ डिसएडवांटेजियस पोजिशन बिकॉज ऑफ दिस वन नेशन वन टेस्ट प्रोग्राम कॉल्ड नीट. तो आजकल तो वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी कॉमन है. बट नीट की जुडिशियल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, बिकॉज नीट का जो आइडिया है वन नेशन वन टेस्ट का, जिसकी जो जुडिशियल जर्नी है वो कम से कम 20 साल हो चुके हैं. 20 साल से नीट को लेके बात करी जा रही है. 2016 ऑनवर्ड्स नीट का एग्जाम होना शुरू भी हो गया था. तो इसकी अगर जुडिशियल जर्नी की बात करें तो पहली बार आइडिया ऑफ नीट को सपोर्ट मिला था इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट in the TMA Pi Foundation, which goes back to 19 years back to 2002. उसके बाद NEET was notified by the Medical Council of India in 2010. चलो
तो अगेन इन 2013 there was a case filed in the Supreme Court जहां पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ये सजेस्ट किया गया दैट नीट शुड नॉट बी द नॉर्म फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट फॉर द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, इवेंचुअली इसके बाद, इस केस के वर्डिक्ट के बाद, तो इस केस में कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया नीट के आइडिया को। हाउएवर इंडियन मेडिकल काउंसिल्स ने अपने ही सेक्शन 10D को अमेंड करके इंसर्ट किया एक सेक्शन जिसके थ्रू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एम्पावरमेंट मिला कि वो नीट का एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। अब ये 2013 की जो जजमेंट थी, इसका रिव्यू किया गया 2016 में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को, 2013 वाली जजमेंट थी जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर वाली, इस जजमेंट को रिव्यू करके ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट गो अहेड, नीट शुड गो ऑन, दैट इसको जो स्ट्रक डाउन किया गया था इसको हम वापस लेते हैं डिसीजन को, नीट एग्जाम शुड बी हेल्ड। ठीक है, वन नेशन वन टेस्ट शुड बी हेल्ड एंड अ मेरिट बेस्ड आउटकम शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, चलो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बोली। पर इंटरेस्टिंग सी बात ये है, देखिए अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि नीट जो है हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। ऐसा भी पाया गया एक रिपोर्ट में कि लगभग 2 से 2.5% बच्चे ही हैं जो कि हु आर एबल टू फ्रॉम तमिलनाडु 2 से 2.5% बच्चे ही हैं जो कि नीट का एग्जाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन प्राप्त कर पाते हैं। तो ये तमिलनाडु सरकार कह रही कि हमारी डिस्क्रिमिनेशन में है, हमारे फेवर में नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की 2016 की जजमेंट के बाद ये कहा भी था कि अगर फिर भी नीट के बावजूद, आपने चलो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, बट उसके बावजूद भी भारत सरकार को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं थी अगर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपना मेडिकल टेस्ट जैसे पहले होता आता था, वो अपने स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अपना स्टेट जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कर सकते हैं कंडक्ट। 2016 तक तो सरकार का ये स्टैंड था। अब इसके चलते तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अंडर दी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक ए.के. रंजन कमेटी बैठाई है। ठीक है, अब इस कमेटी की फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग्स ऑफ द ए.के. रंजन कमेटी। तो ए.के. रंजन कमेटी, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में शायद आपको पूछा जा सकता है कि ए.के. रंजन कमेटी का जिक्र किस कंटेक्स्ट के उसमें आता है, किस कंटेक्स्ट के जिक्र में आता है। सो यू शुड बी नोइंग दैट दिस इज रिलेटेड टू नीट। ठीक है, नाउ इसकी फाइंडिंग्स है। पहली बात यहाँ पे ये बताई गई है दैट मेजॉरिटी ऑफ द 86,342 पीपल द पैनल स्पोक टू, दे वर अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ हैविंग अ वन नेशन वन टेस्ट एग्जाम फॉर द एंट्री इनटू मेडिकल एजुकेशनल कॉलेज, फॉर द एंट्री इनटू मेडिकल कॉलेजेस, सो दे वर अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ नीट। दूसरी बात, डाइवर्सिटी इन तमिल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैज बीन अफेक्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट। ठीक है, अब आमतौर पे ये बात डिस्कस की जाती है कि जो रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनको बहुत डिसएडवांटेज है नीट का, बिकॉज दे कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव कोचिंग्स। और यहाँ पे ये भी जिक्र करा गया इस कमेटी में कि ये जो एग्जाम है नीट का, ये थोड़ा बायस्ड है टुवर्ड्स द सीबीएसई बोर्ड, जबकि जो स्टेट के अपने बोर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, वैसे तमिलनाडु का अपना स्टेट बोर्ड है। तो जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं जो कि अपनी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में अपना 10th का, 11th का, 12th का एग्जाम दे के निकलते हैं, उनको ज्यादा सीबीएसई बोर्ड की नॉलेज नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस और होता है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस और होता है। तो जो स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन लेने के लिए स्टेट का ही मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, ना कि नीट का। ठीक है, क्योंकि जो रूरल बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो डिसएडवांटेजेस हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव कोचिंग्स फॉर नीट लाइक ऑल पीपल कैन इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, तो यहां पे फिगर दिया गया दैट जो रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, that has dropped from 61.5% to 50, almost 51%। तो 10-11% का ड्रॉप दिखाई दिया गया रूरल एरियाज के बच्चों का। कैंडिडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स हैज गॉन डाउन फ्रॉम, so this is almost half, from 1.12% to 0.6%। तो यानी कि जो बायस है टुवर्ड्स द प्राइवेट स्कूल्स, कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे ज़्यादा नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। बिकॉज देखिए जो सरकारी स्कूल होंगे सारे के सारे सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं होंगे। हम तमिलनाडु की बात करें तो वो अपने तमिलनाडु के बोर्ड के साथ ही कंप्लाई करेंगे, सीबीएसई बोर्ड के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे। तो सरकारी स्कूल से बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे ज़्यादा नीट का एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। और ज़्यादा एडवांटेज जो है, क्योंकि आइडिया सुप्रीम कोर्ट का था कि एक मेरिट बेस्ड आउटकम निकालना है इस टेस्ट को देके, बट वो मेरिट बेस्ड आउटकम नहीं निकल रहा बिकॉज जो गरीब बच्चे हैं उनको नहीं इस बात की फैसिलिटी मिल रही कि वो भी मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री ले सकें। ठीक है, पोस्ट नीट तमिल स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूट जस्ट अबाउट 2%। ऑब्जर्वेशंस क्या है यहाँ पे? सो poorer students from the rural background and those who have studied in the vernacular medium, so vernacular medium means कि अगर तमिल स्टूडेंट्स की बात करें तो इन द तमिल मीडियम,
हम अगर पंजाब की बात करें तो पंजाबी मीडियम, हरियाणा की बात करें तो हिंदी मीडियम, ठीक है, वुड ऑलवेज बी एट डिसएडवांटेज इन एनी वन नेशन टेस्ट पॉलिसी। आइडिया सुप्रीम कोर्ट का बुरा नहीं था कि ट्रांसपेरेंसी लेके आने का, एक मेरिट बेस्ड आउटकम लेके आने का, वन नेशन वन टेस्ट, ऑल्दो मीन दिस वाज अ वेरी नोबल आइडिया, ठीक है, बट हाउएवर इट इज नाउ बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट if unequals are tested on the basis of one test, that is NEET, then the mandate under Article 14, which talks about equality, is violated, right? So the idea of merit based admission is flawed. यहाँ पे ये बात करी गई है because why it is flawed? merit based admission में कोई गलत बात नहीं है, but why is it flawed? because अगर merit based admission objective है तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे जो private colleges हैं even after NEET वो फिर भी बहुत सारी सीट्स रिजर्व रखते हैं फॉर दी एनआरआई कोटा, फॉर द मैनेजमेंट कोटा, जहां पे बहुत कैपिटेशन फीस देनी पड़ती है तभी आपको वो मेडिकल सीट मिलती है, करोड़ों में आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो एक गरीब इंसान, एक गरीब बच्चा जिसकी एस्पिरेशन है डॉक्टर बनने की, सर्जन बनने की, डर्मेटोलॉजिस्ट बनने की, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको मेडिकल सीट नहीं मिल पाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस में तो उसको डिस्क्रिमिनेशन ही मिलेगा, तो नीट का फायदा क्या हुआ? ठीक है, नीट का कोई आउटकम हुआ नहीं, ये बात यहाँ पे इस आर्टिकल में करी गई है, ठीक है। सो नीट डज नॉट satisfactorily मीट दिस फंडामेंटल क्राइटेरिया, कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज फेयर एंड जस्ट। इसी के चलते एमके स्टालिन की सरकार ने बोला है कि हम इस आइडिया को रद्द करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये प्रस्ताव गया है, लेट्स सी, इट्स वेरी अनलाइकली कि प्रेसिडेंट इस को अप्रूव करेंगे सजेशन को कि नीट का जो एग्जाम है वो सिर्फ तमिलनाडु में ना हो, बट लेट्स सी इन द टाइम टू कम। बट बहरहाल ये ए के रंजन कमेटी की फाइंडिंग्स है। चलिए अगला आर्टिकल ये आज आया हिंदू में, अ फंड विदाउट अ केयर फॉर दी आरटीआई। नाउ पीएम केयर्स फंड, ओके, अ गुड आइडिया। जब लास्ट ईयर पैंडेमिक आया था तो हमको ऑब्वियसली फंड्स की ज़रूरत थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने पीएम केयर फंड लास्ट ईयर इसको इनकॉर्पोरेट किया था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सरकार कहती है कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, इट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, इसके जो रिसीप्ट्स हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाते हैं। कंटेक्स्ट इसमें ये, इस आर्टिकल में ये कहा गया है दैट पीएम केयर फंड शुड केयर अबाउट बीइंग अंडर द आरटीआई, यानी कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई। तो अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई थी जिससे पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के एम्बिट में लेके आने की बात सजेस्ट की गई थी कि कितना पैसा पीएम केयर फंड में आ रहा है, जो डोनेशन लोग दे रहे हैं हमको उसका पता चले, हमको उसका रिकॉर्ड हो कि वो उसमें कितनी रिसीप्ट्स आ रही हैं। बात बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई नाजायज बात नहीं है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का ये कहना है दैट द अमाउंट कलेक्टेड अंडर द पीएम केयर फंड डज नॉट गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता तो ऑब्वियसली उसको सीएजी भी नहीं कर सकता, स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता। अगर तो जो रिसीट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगी उसको तो सीएजी स्क्रूटनाइज करेगा, ऑडिट करेगा, बट ये तो है ही नहीं है। बिकॉज वाई? बिकॉज सरकार का ये कहना है दैट दिस इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी फंड, दिस इज जस्ट अ चैरिटेबल ट्रस्ट जिसमें लोग अपने मर्जी से अपने डोनेशंस दे रहे हैं ताकि पैंडेमिक के चलते लोगों तक हेल्प पहुंच सके। तो गवर्नमेंट स्टेट्स दैट दिस ट्रस्ट इज नीदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो ट्रस्ट है इसके ऊपर कंट्रोल ना ही सेंट्रल यानी कि ना ही केंद्र सरकार का है और ना ही किसी राज्य सरकार का है। सो इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब चलो ये सरकार ने बोल दिया, बट दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। व्हाई? बिकॉज कॉम्पोजिशन ऑफ, अगर पीएम केयर फंड की बात करें तो कौन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री। उसके बाद 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिफेंस के, होम के, फाइनेंस के, वो कौन है? इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो सरकार, इतनी बड़ी सरकार तो ऑलरेडी इसमें शामिल ही है। प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सब इसके कॉम्पोजिशन ऑफ पीएम केयर फंड में आते हैं। तो अगर इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो हाउ कैन, क्रिटिसिज्म फिर ये आता है कि व्हाई इज इट दैट पीएम केयर फंड को आरटीआई के एम्बिट में नहीं लेके आया जा रहा, पब्लिक अथॉरिटी उसको क्यों नहीं माना जा रहा अंडर आरटीआई? बिकॉज अकेले प्रधानमंत्री और 3 मंत्री तो नहीं है, इनके जो ऑफिस के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे, विच मीन्स कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी इस फंड को ऑपरेट करने में, इस फंड को डे टू डे की फंक्शनैलिटी में, ऑपरेबिलिटी में। पीएमओ ऑफिशियल्स की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो हाउ कैन यू से दैट इट्स अ चैरिटेबल ट्रस्ट? पॉइंट वैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो पीएम केयर्स फंड जो है, दिस इज नीदर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर बाय एनी स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, कोई ऐसा इसको लेके लेजिस्लेशन नहीं किया गया एज फार एज क्रिएशन ऑफ द पीएम केयर फंड इज। अब
ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोविजंस नहीं है, हमारे पास एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है अंडर दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब यहाँ पे स्टैच्यूटरी प्रोविजन आ गया ना, यहाँ पे स्टैच्यूटरी प्रोविजन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का आ गया, तो हमारे पास ऑलरेडी एक एनडीआरएफ फंड था। और क्या चाहिए उसके अलावा? प्रोविजन है फॉर डिजास्टर रिस्पांस फंड इन द स्टेट्स एज वेल एज इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो, तो इस बात के भी स्टैच्यूटरी प्रोविजंस हैं। तो अगर दो बातें यहाँ पे आती हैं कि ये भी तो फंड्स हैं, इनके भी स्टैच्यूटरी प्रोविजंस है, तो अगर आपने पीएम केयर फंड बनाना ही था तो क्रिटिसिज्म में ये आता है कि आप फिर उसको स्टैच्यूटरी एस्टैब्लिश करिए। और अगर आपने चलो नहीं भी किया स्टैच्यूटरी एस्टैब्लिश, तो दूसरी बात ये आती है कि पीएम केयर फंड बनाने की जरूरत क्या थी जब ऑलरेडी एनडीआरएफ है, स्टेट लेवल पे डिजास्टर रिस्पांस फंड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर रिस्पांस फंड है, तो इसको बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि अगर आपने बना दिया तो पीएम केयर्स फंड क्या करता है? दिस सेंट्रलाइजेस ऑल द कलेक्शंस एंड डोनेशंस व्हिच इज डोनेटेड बाय पीपल, एंड दिस गोज अगेंस्ट द फेडरल कैरेक्टर, बिकॉज ऑलरेडी स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पांस फंड है। तो अब क्रिटिसिज्म में ये भी आती है बात कि द आइडिया ऑफ पीएम केयर फंड इज अगेंस्ट द फेडरल नेचर। ठीक है, नाउ स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस एज अ पब्लिक अथॉरिटी। तो पहली बात देखिए, एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया गया था टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके चलते जो डोनेशंस हैं पीएम केयर्स फंड में, दिस विल क्वालिफाई अंडर 100% एग्जेम्पशन अंडर द सेक्शन 80G। चलो ठीक है, उसके बाद डोनेशंस टू पीएम केयर फंड्स विल आल्सो क्वालिफाई एज सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो चलो ये बात भी आ गई। तीसरी बात, दिस फंड ऑल्सो हैज द एग्जेम्पशन अंडर द FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये तीनों प्रोविजंस होने के बाद, और इतना बड़ा इसका कॉम्पोजिशन है पीएम केयर फंड का कि प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, पीएम इन्वॉल्व है, तो क्या चीज रोक रही है? अब ये कहना कि सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट है, दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। सरकार की इतनी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, सो हाउ कैन एनीबडी से that this is not controlled by the government? It is very much controlled by the government. So substantial funding is being received by the fund. However noble the intentions of this fund are, हम ये नहीं कह रहे कि intentions में कोई खोट है, हम यहाँ पे ये बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बात की जा रही है जितने मर्जी noble intentions हैं, but this should come under public scrutiny. It is very important कि scrutiny के अंदर आए, RTI के ambit के अंदर आए। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है how to grease the wheels of justice। तो ये आर्टिकल है इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग बैकलॉग, द इंक्रीजिंग पेंडेंसी ऑफ द केसेस। तो दोस्तों अगर हम जनवरी 2006 की बात करें तो टोटल पेंडिंग केसेस अक्रॉस सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, अक्रॉस ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री वाज अराउंड 292 लाख, राइट। अगर हम जुलाई 1 2021 की बात करें, सो दिस इज अराउंड 449 लाख। ठीक है, सो इन द लास्ट 15 ईयर्स इंस्टेड के जो केसेस पेंडिंग है वो रिड्यूस होते, वो केसेस और बढ़ रहे हैं। ठीक है, खास करके पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, सो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक्स, वो केसेस और बड़े हैं। पिछले 2 सालों में अगर एवरेज लगा के देखें तो 50 लाख केसेस इंक्रीज्ड ओनली, पेंडिंग केसेस इंक्रीज्ड ओनली 2020, between the time 2020 2021. Now this is a serious concern. ठीक है, so the pendency of cases in courts. Now more than 40% of the cases are decided after 3 years in India. That is the average. तो अगर आज केस शुरू होता है तो उसका फैसला 3 साल के बाद आएगा, तो एवरेज बात है। ऐसे तो 10 साल भी लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। While in many other countries less than 1% of the cases are decided after 3 years. So जो जुडिशल प्रोसेस है हमारा, ऑल्दो हम जुडिशल, ये जो आर्टिकल है जुडिशल रिफॉर्म्स के टॉपिक के अंडर आता है, GS2 का एक सिलेबस का कंपोनेंट भी आपका जुडिशल रिफॉर्म्स का, तो हमारा जो पेस है जुडिशल रिफॉर्म्स का, जुडिशल पेंडेंसी ऑफ केसेस का बहुत स्लो है। वी आर मूविंग एट अ वेरी स्लो स्पीड। ठीक है, बहुत बारी देखिए, पहले इन द पास्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर एक बार वो इमोशनल भी हो गए थे एक स्टेज पे, व्हेन द स्टेज ही वाज शेयरिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, वो ही ब्रोक डाउन, रोते रोते उन्होंने कहा कि बहुत पेंडेंसी है केसेस की, हमको जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। फाइन, बट नाउ वी हैव टू एक्ट, स्ट्रेंथ बढ़ाइए, नोबडी स्टॉपिंग यू फॉर दैट, बट देन इफ वी गो एट दिस पेस देन हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत पीछे रह जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जुडिशल सिस्टम भी आता है, जुडिशल प्रोविजंस भी आती हैं। वी कांट एस्पायर टू बी डेवलप्ड कंट्री फॉर जुडिशरी इज वीक।
The rich, the powerful and the wrongdoers have a field day by getting their cases expedited or delayed as they wish. और गरीब के लिए क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ कुछ नहीं। तो गरीब के लिए ये होता है। जो अमीर बंदा है वो अपने मैनिपुलेशन करके अपनी कोर्ट जो डेट होती है केस की वो आगे पीछे कर लेता है। प्रेफरेंस वाइज भी जो एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जो बहुत हैवी फीसेस लेते हैं रिच क्लाइंट से, जो बहुत रिच इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनका जो केस है वो प्रायोरिटी बेसिस पे जज के सामने रख देते हैं। बट जो गरीब आदमी है उसका क्या? ठीक है, डेटा शोज दैट अबाउट 70% ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया आर अंडर ट्रायल्स एंड आर मोस्टली पुअर सिटीजंस। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो पहली बात तो फिलिंग सैंक्शन्ड जुडिशियल पोजीशंस। सो वी नीड टू ऐड अबाउट 20% ऑफ द जजेस in addition to the present sanctioned numbers to address the pendency in cases। तो हमको कि 10-15 हज़ार जजेस रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है। अगर जितनी अभी स्ट्रेंथ है उससे उस स्ट्रेंथ को प्लस 20% एक्स्ट्रा अगर हम बढ़ा दें in addition to the present sanction of judges, तो हमारा काम बन सकता है, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो रिजॉल्व हो सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग के बिल्कुल कोई ऐसी वैकेंसी खाली ना हो, नियर जीरो वैकेंसी हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसके पास होनी चाहिए? जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल अगर फिर भी इसके बावजूद भी वैकेंसी होती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ इसमें सजेशन दिया गया है दैट कंप्यूटर एल्गोरिथम्स शुड डिसाइड ऑन द केस लिस्टिंग, ताकि किसी भी किस्म का मैनिपुलेशन ना हो केस प्रेफरेंस को लेके। यानी कि कोई अमीर आदमी अपना केस अगर पहले सुनवाना चाहता है, अपने केस के ऊपर पहले फैसला अगर करवाना चाहता है, तो ऐसा एक आर्बिट्री डिसीजन नहीं होना चाहिए कि किसका केस जज पहले सुनेगा किसका नहीं सुनेगा। रैंडम होना चाहिए, ठीक है। एक कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू ये रैंडम प्रोसेस होना चाहिए कि जिसका भी आ गया नाम, जिसका केस पहले आया उसी का केस सुना जाएगा, चाहे वो कोई अमीर बंदा है, कोई गरीब है, कोई मंत्री है, व्हाटएवर ही और शी इज, ठीक है। This will be a big step in reducing the arbitrariness and the unfair advantage that the powerful enjoy, कि वो मैनिपुलेट कर लेते हैं कि उनकी जो सुनवाई है उनके केस की वो कैसे पहले हो सके। Courts should focus on e-filing, so petitions and affidavits can be filed and payment of fees can be done electronically without the lawyers or litigants having to travel to the courts or use paper। तो ई गवर्नेंस की बात करते हैं, ई कोर्ट्स की भी बात होती है, सो व्हाई नॉट लेट्स ऑल्सो कंसिडर अबाउट ई फाइलिंग। इतना टाइम बचेगा ट्रैवल करने का, सीधा जो भी लिटिगेंट है, जो भी अक्यूज है या विक्टिम है, वट एवर द पर्सन इज, ही और शी कैन डायरेक्टली पे द फीस और वट एवर द फाइलिंग इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। उसके बाद हाइब्रिड वर्चुअल मोड हियरिंग्स। देखिए अब देखिए वर्चुअल हियरिंग्स तो कोविड के समय में काफ़ी हो भी रही हैं। कोविड के चलते मोस्टली जो काम था वो ऑनलाइन ही चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। प्री कोविड 19 ईयर्स की बात करें, द इंक्रीज इन द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन ऑल केसेस यूज्ड टू बी 5.7। तो जो एवरेज इंक्रीज था प्री कोविड 19 की बात करें तो लगभग 5.5 से 6 लाख केसेस हर साल इंक्रीज हो रहे थे। In 2020 alone, this pendency has increased to 51 lakh because of the lockdowns. But if a hybrid virtual hearing model अगर अभी नहीं अडॉप्ट किया जाता, कि चलो अगर कोई कन्वीनियंट है, कोई अगर फिजिकली प्रेजेंट होना चाहता है, फिजिकली भी प्रेजेंट हो जाए, जो फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो सकता, चाहे उसका वकील बहुत दूर से आना, चाहे किसी का वकील है उसको बहुत दूर से आना पड़ेगा, या जो लिटिगेंट है उसको बहुत दूर से आना पड़ेगा, तो ऑनलाइन प्रोविजन होना चाहिए कि ऑनलाइन भी केस की हियरिंग हो सके, केस का डिसीजन आ सके, सुनवाई हो सके। अगर हाइब्रिड वर्चुअल हियरिंग मॉडल नहीं अडॉप्ट हुआ तो ये जो बैकलॉग ऑफ केसेस हैं जो अभी तक लाखों में हैं, ये करोड़ों में चले जाएंगे। कब तक? अगले साल तक। So this could cross 5 crore in 2022. This is a very, very serious concern, right? So in order to ensure a vibrant democracy, in order to ensure that we are a vibrant democracy, justice is the bedrock of a vibrant democracy. But if there is so much crores and crores of cases are pending, then how can we ensure a vibrant democracy? So we need to ensure that these provisions are incorporated so that the pendency of the cases can be reduced. चलिए अगला आर्टिकल है द रूरल डेट ट्रैप। सो दोस्तों ये किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया? ये इस कंटेक्स्ट में इनएडिक्वेट एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट टू द रूरल मार्केट। देखिए दो बातें हैं, एक तो होता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में कौन आते हैं? बैंक्स आते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट आते हैं, NBFCs आते हैं, ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये जो मतलब जो लोन देते हैं एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से देते हैं, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मैकेनिज्म्स कौन से होते हैं? जो मनी लेंडर्स हैं, आरतीआस हो गए, रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए। अब ये पैसे दे देते हैं गरीब किसान को, गरीब फार्मर को,
बट उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 40%, 45%। जो आप बैंक से लोन लेंगे तो उसके लिए आपको लोन डिफाइंड होगा, चाहे 8% हो, चाहे 10% हो। तो बात ये करी जाती है कि जो क्रेडिट की जो एक्सेसिबिलिटी है खास करके रूरल एरियाज़ में, वो बहुत एक्सपेंसिव है। बिकॉज एक तो रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेशन जो है बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, बहुत कम है। तो एक गरीब किसान को, एक गरीब मजदूर को रिलाई किस पे करना पड़ता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके से, नॉन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे, जिसके चलते उसका जो डेट है वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो फाइंडिंग्स ऑफ द ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, दिस वाज डन बाय द एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नाउ व्हाट डज द फाइंडिंग से? द एवरेज डेट पर हाउसहोल्ड इन रूरल इंडिया is close to 60,000 per month, nearly half the average debt per households in urban India। तो अगर रूरल इंडिया का अगर एक एवरेज एक हाउस होल्ड का डेट एक महीने का 60,000 रुपये है, तो अर्बन इंडिया के एक एवरेज हाउस होल्ड का जो डेट है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ इनडेटनेस इज 35% इन रूरल इंडिया। ठीक है, 18% of rural households are indebted to institutional credit agencies. It is not bad being indebted to the banks and the financial agencies. चलो वहां पे फिर भी आप लोन वापस कर पाओगे, I mean, वो एक प्रोविजन हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10% टू नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। यहाँ पे फिर विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, जब आपको मनी लेंडर्स को, आरतीआस को, बड़े ज़मींदारों को जब आपको जो आपने क्रेडिट उठाया वापस देना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर वो साइकिल बढ़ जाता है, विशियस साइकिल, कि आप कैसे वापस करेंगे, डेट ट्रैप बढ़ जाता है। एंड 7% टू बोथ। नाउ डिपेंडेंस ऑन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इज ऑफन सीन एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। इट इज़ अ गुड थिंग अगर आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के थ्रू, बैंक्स के थ्रू आप लोन ले रहे हैं, बट रिलायंस ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज डिनोट्स वल्नरेबिलिटी एंड बैकवर्डनेस। ठीक है, नाउ द शेयर ऑफ डेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एजेंसीज इन टोटल आउटस्टैंडिंग डेट इन रूरल इंडिया is 66% as compared to 87% in urban India, which means that urban India में जो लोग हैं वो ज़्यादा रिलाई करते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे, बैंक्स पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे टू गेट क्रेडिट, टू गेट लोन्स। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें, इन द नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेट, प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स रिमेन द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जो छोटे मोटे ये जो बड़े किसान हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जो आरतीआस हैं, ये जो होते हैं, ये छोटे मोटे किसानों को, मजदूरों को लोन्स देते हैं, पैसे देते हैं, और इससे वो विशियस साइकिल डेट ट्रैप का शुरू होता है। ठीक है, टॉप 10% ऑफ असेट ओनिंग हाउसहोल्ड्स हैव बोरोड 80% ऑफ देयर टोटल डेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नाउ एक और बात यहाँ पे ये आती है कि जो प्रोपोर्शन है ऑफ डेट जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लिया जाता है, फ्रॉम दीज बिग मनी लेंडर्स एंड बिग जमींदार्स, ये जो एक एवरेज हाउस होल्ड है वो इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो अपनी पर्सनल कंजम्पशन, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर द फार्म, नॉट फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर डिस्प्रपोर्शनेट, यहाँ पे एक और बात आ जाती है, दैट द एवरेज असेट ओनरशिप ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड्स इन रूरल एरियाज is 1/3 as compared to the upper caste households in the rural areas। ठीक है, सो बात यहाँ पे दो जो सेंट्रल बात है वो यहाँ पे ये आती है, दैट inadequate access to affordable credit lies at the heart of this rural distress, and the credit policy needs to be innovated, needs to be revamped so that it can accommodate the consumption needs of the rural poor, so that they can also get good access at an affordable cost to the institutional mechanisms। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे परसों और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।